हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आपका वो होता क्या है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसमें हम एक फर्म है वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या करती है, डेवलपमेंट करती है। ह्यूमन रिसोर्स मीन्स जितने भी उसके अंदर उसके एम्प्लॉयज़ हैं, उसके जो वर्कर्स हैं, उनका क्या करती है, डेवलपमेंट करती है, उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ करती है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है, उनकी वर्क क्वालिटी को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया। अब इसके अंदर हम पॉइंट करेंगे जो आपका है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो था आपका नॉलेज मैनेजमेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले हम क्या फैक्ट्स और डाटा को इकट्ठा करते हैं, उसमें से हम क्या निकालते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, और इन्फॉर्मेशन में से हम क्या निकालते हैं, नॉलेज को क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, उस नॉलेज को मैनेज करना, उसको इस तरीके से मैनेज करना कि वो मतलब कि जैसा आपका एम्प्लॉय चाहता है उस तरीके से उसे मिल सके। मीन्स उसके जो मतलब कि उसका जो वर्क है, उसकी जो वर्क क्वालिटी है, उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ सके। ठीक है, उस काम को एफिशिएंट तरीके से करने के लिए जो एक एम्प्लॉय है उसकी क्या करे, हेल्प करे। ठीक है, वो आपका क्या हो गया, नॉलेज मैनेजमेंट, नॉलेज को मैनेज करना, और इस तरीके से मैनेज करना ताकि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, या कोई भी पर्सन लगा लीजिए जो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसके लिए वो नॉलेज क्या हो, हेल्पफुल हो। ठीक है, जिससे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करे, ग्रो करे। तो ये था आपका नॉलेज मैनेजमेंट। अब आपका टॉपिक आता है टूल्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट, कि जो आपका नॉलेज है, जो आपकी नॉलेज है, वो आप कहाँ कहाँ से क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो मतलब कि फर्स्ट पॉइंट आता है वो आपका आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसमें क्या आता है, दिमागी अभ्यास। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कहता है, इस पॉइंट में जो मतलब कि व्यूज़ हैं, विचार है, ठीक है, वो क्या है, न्यू न्यू आते हैं। ठीक है, और उन न्यू न्यू विचारों को इकट्ठा करना होता है, सारे विचारों को एक जगह इकट्ठा करके उन पे बार बार डिस्कशन करके, बार बार डिस्कशन करते, बार बार डिस्कशन करके हम क्या करते हैं, नॉलेज को मैनेज करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, उसका इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकें। तो कुछ स्टेप्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। उसके बाद जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसको जो एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ इंटरेक्शन करवाया जाता है, उन एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स के बारे में आपके चीफ एग्जीक्यूटिव को बताया जाता है। उसके बाद वो क्या करता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब कि जिन जिन की प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको क्या कर देता है, कॉपी पेन प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, जिससे कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो एक दूसरे को बताएं, और जो जो सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, वो एक उस जो मतलब कि उनको कागज़ पेन प्रोवाइड करवाया गया है, उस कागज़ पे लिख कर चीफ एग्जीक्यूटिव को दें। अब क्या किया जाता है, मतलब कि जिन्होंने सॉल्यूशन दिया है उसमें से उन सॉल्यूशन को क्या करते हैं, एक जगह पे लगा दिया जाता है। फिर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे क्या करवाई जाती है, वोटिंग करवाई जाती है। अब जिस भी सॉल्यूशन को ज़्यादा वोटिंग मिलती है वो उस प्रॉब्लम के लिए क्या मान लिया जाता है, एक अच्छा विकल्प मान लिया जाता है, सूटेबल सॉल्यूशन मान लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि नए नए आइडियाज़ आते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन की जाती है, उनमें या तो वोटिंग करके या और भी कई तरीके होते हैं जिनसे क्या है, प्रॉब्लम का बेटर से बेटर सॉल्यूशन निकाला जाता है, नॉलेज को मैनेज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है केस स्टडी। केस स्टडी में जैसे क्या होता है, केस स्टडी में क्या होता है कि हम मान लीजिए कोई एक प्रॉब्लम है, हमें क्या है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है जिससे भी रिलेटेड है, जिस फर्म से रिलेटेड है, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल डीपली जाते हैं उसके बारे में, केस स्टडी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, जगह जगह फिरते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, जो भी हमने केस स्टडी में इकट्ठा किया, जो भी हमें नॉलेज मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, उसको मैनेज करके जो भी मतलब कि सूटेबल सॉल्यूशन होता है उसका क्या करते हैं, सिलेक्शन कर देते हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए ये सॉल्यूशन है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है वीडियो शेयरिंग। इसमें क्या है कि एक फर्म क्या करती है, वीडियो शेयरिंग करती है। वो क्या करती है, अपने जितने भी उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी उसके मतलब कि कस्टमर्स होते हैं, उन सबको क्या करती है, वीडियो भेज देती है। किसके जरिए, सोशल नेटवर्क के जरिए, जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं, ठीक है, उनके जरिए क्या करती है, वीडियो शेयरिंग करती है, ताकि वो क्या कर सकें, जो भी मतलब कि जिससे भी रिलेटेड वीडियो है उसके ऊपर अपने विचार विमर्श दे सकें। ठीक है, डिस्कशन कर सकें कि हाँ ये वीडियो ऐसी थी ऐसी थी। ठीक है, उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है वो क्या कर सके, इकट्ठा कर सके, जितनी भी जानकारी है वो कस्टमर्स को दे सकें, जितने भी मतलब कि पब्लिक है उनके उनके अंदर पब्लिक उनके बीच में पब्लिश कर सकें। तो वहाँ से वीडियो शेयरिंग के जरिए क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं और बाद में क्या करते हैं, उस नॉलेज को मैनेज करते हैं। तो ये आपका थर्ड टूल था जिसमें क्या करते हैं, वीडियो शेयरिंग के जरिए क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाना। अब इसमें क्या है कि वैसे देखा जाए तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं माना जाता नॉलेज गेन करने का तरीका, क्योंकि कहानी सुनाना, बिजनेस में कोई कहानी थोड़ी सुनाता है। लेकिन हम सोशल के तौर से देखें तो ये नॉलेज गेन करने का एक तरीका है। कैसे कि इसमें क्या है, स्टोरी सुनाता है। और स्टोरी कौन सुनाता है, जिसको उस स्टोरी के बारे में पूरा पता होगा वही स्टोरी के बारे में सुनाएगा। ठीक है, अगर उसको स्टोरी के बारे में पता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, और भी अच्छे से उसे एक्सप्लेन करेगा। उसके बाद जो जो स्टोरी में हुआ वो डिस्कशन करेगा, सारा कुछ बताएगा और लास्ट में क्वेश्चन भी करेगा। ठीक है, डिस्कशन करेगा, डाउट्स भी क्लियर करेगा। तो इससे क्या होती है, नॉलेज इंक्रीज होती है, नॉलेज गेन होती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है जगह जगह से। उसके बाद उस नॉलेज को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। तो ये जो टूल्स हैं ना, ये बताते हैं कि हमें नॉलेज कहाँ कहाँ से मिलती है, कैसे कैसे मिलती है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है आफ्टर एक्शन रिव्यू, कार्रवाई के बाद समीक्षा। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि इसमें जो भी काम कर लिया जाता है, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट था वो आपका हो गया है, अब उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद, मीन्स उस प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, रिव्यू लेते हैं। रिव्यू किस लिए लेते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या कमियां थी, क्या क्या उसमें अच्छाइयाँ थी, क्या क्या मतलब कि उसमें अच्छा लगा, कस्टमर्स को अच्छा लगा, एम्प्लॉयज़ को अच्छा लगा, मैनेजर्स को अच्छा लगा, और क्या क्या उसमें कमियां थी, ताकि क्या कर सके, उनमें बदलाव कर सके, उनमें कुछ चेंज कर सके, ताकि वो क्या बन सके, और भी इफ़ेक्टिव बन सके। उसमें यह भी देखा जाता है कि जो प्रोजेक्ट में हमने प्रोग्राम्स चलाए हैं, जो भी हमने ट्रेनिंग्स दी हैं, वो कितनी इफ़ेक्टिव रही हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी नॉलेज हम क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। कैसे, एक तो हमें क्या पता चल जाता है प्रोजेक्ट में क्या क्या अच्छाइयाँ थी, क्या क्या बुराइयाँ थी। ये लगा लीजिए एक तरह का क्या है, स्वोट एनालिसिस है, जिसमें क्या है, स्ट्रेंथ का पता लग जाता है, वीकनेस का पता लग जाता है, थ्रेट का पता लग जाता है, और अपॉर्चुनिटीज़ का भी पता चल जाता है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है नॉलेज कैफ़े, ज्ञान कैफ़े। नॉलेज कैफ़े जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ज्ञान का भंडार, मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे क्या है, सिर्फ नॉलेज दी जा सके, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज को गेन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। वो आपका क्या होता है, नॉलेज कैफ़े होता है। ठीक है, उसके बाद सेवन्थ पॉइंट आता है नॉलेज एक्सचेंज। नॉलेज को एक्सचेंज करना भी आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। मान लीजिए एक टीचर है, क्लास में पढ़ा रहा है, ठीक है, ये नहीं है कि उसको सब कुछ आता है, ठीक है, इतना भी नहीं है कि कुछ नहीं आता है, लेकिन उसको सब कुछ आता भी है और नहीं भी आता है। लेकिन सब कुछ आने के बावजूद भी, ठीक है, वो स्टूडेंट्स के साथ क्या करता है, डिस्कशन करता है एक टॉपिक से रिलेटेड। मान लीजिए उनसे कुछ पूछता है,
उनके डाउट्स को क्लियर करता है। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स कुछ ऐसा बोल देते हैं जो उसको भी नहीं पता, या उसके मतलब कि जो टीचर है वो डाउट क्लियर करते करते क्या करता है, कुछ न्यू खुद ही सीख जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉलेज एक्सचेंज। वो अपनी नॉलेज को आप स्टूडेंट्स के साथ एक्सचेंज करता है, जिससे कि क्या है, उसकी नॉलेज भी बढ़ती है। क्यों, स्टूडेंट्स उसे कुछ ऐसा सिखा देते हैं, स्टूडेंट से भी कुछ ऐसे सीखने को मिल जाता है जो शायद उसने सुना भी ना हो। ठीक है, तो इसमें किसके बीच में, स्टूडेंट और टीचर के बीच में नॉलेज का एक्सचेंज किया जाता है। इसमें टीचर की भी नॉलेज इंक्रीज होती है और जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी तो होती है। उसके बाद 8th पॉइंट आता है पीर असिस्ट। पीर असिस्ट आपका क्या होता है, सहकर्मी सहायता। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक पर्सन है, मान लीजिए वो मैनेजर पोस्ट पे है, ठीक है, या सुबॉर्डिनेट लगा लीजिए, सुबॉर्डिनेट है, उसको कोई काम दिया गया है कि आपको ये काम करना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो भी उसके पीर असिस्ट हैं, जो भी उसके क्या हैं, सहकर्मी हैं, वो पहले उनके साथ डिस्कशन करेगा कि इस काम को कैसे कैसे करें। फिर जो तरीका उसे सुटेबल लगेगा वो क्या करेगा, उसी तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी नॉलेज का इंक्रीज, नॉलेज गेन होती है। कैसे गेन होती है कि वो जितने मतलब कि जितने भी उसके सहकर्मी हैं, जितनों से पूछेगा, हर बार उसे न्यू आइडिया देखने को मिलेगा। मीन्स कुछ कॉमन आइडिया भी मिलेंगे, लेकिन क्या पता कुछ न्यू मिल जाए। तो वहाँ से भी क्या होती है, नॉलेज गेन होती है, नॉलेज इंक्रीज होती है। उसके बाद आता है नॉलेज मैपिंग। नॉलेज मैपिंग में क्या होता है कि जो नॉलेज होती है उसको ना एक मैप के जरिए दिखा दिया जाता है। जैसे मैप होता है ना, उसमें मतलब कि कुछ चित्रकारी कर दी जाती है, कुछ चित्र वगैरह होते हैं, ड्राइंग्स वगैरह होते हैं, तो उससे उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या किया जाता है, नॉलेज को ड्रॉ कर दिया जाता है चित्रों के माध्यम से, जिससे कि क्या है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करते हैं, उस नॉलेज को गेन करते हैं, जिससे कि क्या होता है, उनकी जो मतलब कि कुशलता है, जो भी उनकी एफिशिएंसी है, जो योग्यता है, एबिलिटी है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इससे क्या है, जो उनका मतलब कि नॉलेज है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक ज्ञान मतलब कि नॉलेज मैपिंग है। नॉलेज मैपिंग में क्या है, मैप के जरिए नॉलेज दी जा रही है। ठीक है, जो भी नॉलेज दी जा रही है, जैसे मैप होता है ना, एक मानचित्र जिसे हम कह देते हैं, जैसे इंडिया का मैप है, ठीक है, ऐसे ही एक मैप के जरिए क्या दी जाती है, नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके बाद 10th पॉइंट आता है मेंटरिंग, सलाह। वैसे अगर देखा जाए तो जो मेंटरिंग होती है वो कोई न्यू टेक्निक तो है नहीं नॉलेज को इंक्रीज करने की। ठीक है, तो ये कोई ये मतलब कि पुरानी ही है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी को कोई काम करना है या कोई डिसीजन लेना है, वो क्या करता है, पहले सलाह लेता है। किससे, वो अपने रिलेटिव्स की भी सलाह ले सकता है, अपने घर वालों की सलाह ले सकता है, या जो उसके सहकर्मी हैं उनकी सलाह लेता है। तो इससे भी क्या होता है, नॉलेज इंक्रीज होती है। तो ये जो आपके टूल्स थे वो थे नॉलेज को हम कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे कैसे हम नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये टूल्स थे जो आपकी जो एक मैनेजमेंट में मतलब कि एक फर्म को क्या करते हैं, नॉलेज को इकट्ठा करने में हेल्प करते हैं, कि एक फर्म नॉलेज को कैसे कैसे इकट्ठा कर सकती है और उस नॉलेज को कैसे मैनेज कर सकती है। ये नॉलेज मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि एमकॉम के पेपर में हर बार आता है, हर बार आता ही है। वैसे तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नॉलेज मैनेजमेंट के चैप्टर का। ठीक है, अब उसके बाद नॉलेज मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक आता है, जिसकी मतलब कि नॉलेज मैनेजमेंट की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ बैरियर्स हैं, जो क्या करते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट में बाधा डालते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है इंडिविजुअल बैरियर। यही से हम क्या बोल सकते हैं, व्यक्तिगत बैरियर भी बोल सकते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ इंटरेक्शन, सहभागिता का अभाव। अब इसमें क्या होता है कि जो मतलब कि ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, जो मतलब कि नॉलेज को गेन करने वाला होता है, एक्वायर करने वाला होता है, और जो नॉलेज को देने वाला होता है, ठीक है, उन दोनों के बीच में प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं हो सकता। मतलब उनके बीच में क्या है, प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, ना नॉलेज देने वाला नॉलेज दे सकता है, ना नॉलेज प्राप्त करने वाला नॉलेज प्राप्त कर सकता है।
ठीक है, तो ये भी क्या है, एक नॉलेज मैनेजमेंट का बैरियर है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है लो अवेयरनेस अमंग एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों के बीच में कम जागरूकता। इट मीन्स ये कहता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो नॉलेज इंक्रीज नहीं करना चाहते, वो नॉलेज एक्वायर नहीं करना चाहते, वो इसके लिए अवेयर नहीं है। तो ये भी क्या है, नॉलेज मैनेजमेंट के लिए एक बैरियर माना जाता है। उसके बाद आता है डिफरेंस इन एजुकेशन लेवल, शिक्षा स्तर में अंतर। अब ये क्या कहता है कि जो मतलब कि जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, उनके आने से क्या होता है कि जो मतलब कि शिक्षा के स्तर में क्या है, अंतर आ गया है। कैसे कि लोग क्या कर रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं और कई बार जो नॉलेज देने वाला होता है उसको इतना ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पुराने टाइम से है। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में सिखाने वाला कैसा होना चाहिए, हायर से भी हायर एजुकेशन वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक नॉलेज मैनेजमेंट के लिए बैरियर माना जाता है। उसके बाद क्या है, डिफरेंस इन द एक्सपीरियंस और इंडिविजुअल, व्यक्तियों के अनुभवों में अंतर। इसमें क्या होता है, कई बार जो आपका सिखाने वाला होता है, ठीक है, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो ढंग से सिखा सके। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था ना एजुकेशन लेवल में डिफरेंस, तो सेम वैसे ही है। जैसे एजुकेशन लेवल में डिफरेंस क्या है, उसको इतना ज्ञान नहीं होता कि वो कैसे सिखाए, उसे इतनी एजुकेशन नहीं होती, उसे इतनी शिक्षा प्राप्त नहीं होती कि वो सिखाए कैसे या क्या सिखाए। मान लीजिए वो कुछ ऐसा सिखा रहा है जो आपके एम्प्लॉयज़ को पहले से ही आता हो। ठीक है, और इसमें क्या कहता है कि जो मतलब कि आपका सिखाने वाला है, जो नॉलेज को देने वाला है, उसको क्या नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद आता है लैक ऑफ फेथ इन पीपल, लोगों के विश्वास में कमी। इसमें क्या कहता है कि जो मतलब कि लोग हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनको क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर विश्वास ही नहीं है, या जो सिखाने वाला है उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है, फेथ ही नहीं है कि वो सिखा सकता है, ठीक है, तो वो सीख ही नहीं पाएगा। अगर उनका खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं है तो वो तब भी नहीं सीख सकते। उसके बाद लैक ऑफ नॉलेज एक्यूरेसी, ज्ञान की सटीकता का अभाव। मीन्स कभी कभी नॉलेज क्या होती है, शुद्ध नहीं मानी जाती है, शुद्ध होती है वो, उसमें कुछ एरर्स होती हैं, गलतियाँ होती हैं, जिससे कि जो मतलब कि आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो भी नॉलेज नहीं ले सकते। या मान लीजिए कि जो आपकी नॉलेज है वो क्या है, इम्प्लाइड है, गर्भित है, कन्फ्यूजन में डालने वाली है, वो स्पष्ट नहीं है, एक्सप्रेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद 7वां पॉइंट आता है इनसफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इन एडुकेट रिस्पॉन्स। कभी कभी क्या होता है कि जो मतलब कि कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो भी अकुशल होता है। मीन्स उनके बीच में क्या है, प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं हो पाती। और अगर इंटरेक्शन हो भी जाए, कम्युनिकेशन हो भी जाए, तो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो जो नॉलेज देने वाला है उसको प्रॉपर तरीके से क्या नहीं देते, रिस्पॉन्स नहीं देते। तो इससे सिखाने वाले का भी और सीखने वाले का भी दोनों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ना सिखाने वाला सिखा पाएगा और सीखने वाले तो सीखने के लिए बैठे ही नहीं। अगर सीखने के लिए बैठे होते तो रिस्पॉन्स अच्छा होता। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंडिविजुअल बैरियर्स थे। अब उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, कि जो आपका संगठन है, जो आपकी फॉर्म है, उससे रिलेटेड क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं नॉलेज मैनेजमेंट के लिए। फर्स्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ द मैनेजेरियल डायरेक्शन, प्रबंधकीय दिशा का अभाव। कि जो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है उसमें नॉलेज मैनेजमेंट करना है, नॉलेज को बांटना है, लेकिन उसके लिए क्या है, प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं दी गई। किसने नहीं दी, मैनेजमेंट ने दी, या उसके लिए कोई अच्छा लीडर नहीं है जो मतलब कि नॉलेज को क्या कर सके, मैनेजमेंट कर सके, नॉलेज को क्या कर सके, एम्प्लॉयज़ में बांट सके। तो ये भी क्या है, नॉलेज मैनेजमेंट के लिए एक बैरियर है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी। मीन्स नॉलेज आपको बांटनी है लेकिन आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, नॉलेज को बांटने के या शेयर करने के प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसे में भी ये भी क्या माना जाता है, एक नॉलेज मैनेजमेंट का बैरियर माना जाता है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, नॉलेज मैनेज तो कर ली लेकिन बांटोगे कैसे। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है रेस्ट्रिक्टिव वर्क एनवायरनमेंट, प्रतिबंधात्मक कार्य वातावरण। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि मतलब जो आपके इन ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर वर्क एनवायरनमेंट ऐसा है कि
जितना काम है बस उतना सीखेंगे, उससे फालतू कुछ नहीं सीखेंगे। ठीक है, एक तरह से क्या है, रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, अगर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वो कुछ भी नहीं सीख सकते। क्यों? वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सीख सकते, जितना उनकी ज़रूरत है वो उतना ही सीख पाएंगे। मान लीजिए अगर कोई वर्क है उसको और भी एफिशिएंट तरीके से किया जा सकता है, लेकिन आपके एम्प्लॉयज़ क्या हैं, उनको जो तरीका बोल दिया गया है, जो नॉलेज दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी नॉलेज मैनेजमेंट के लिए एक बैरियर है, क्योंकि वो उस काम को एफिशिएंट तरीके से नहीं कर सकते। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है लैक ऑफ अरेंजमेंट फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। कई बार क्या होता है कि जो भी आपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए हैं उनका अरेंजमेंट सही से नहीं हो पाता। ठीक है, जिसमें मान लीजिए हमने कोई नॉलेज को बांटना है, नॉलेज को शेयर करना है, एक्सपीरियंस को शेयर करना है, और आपने कोई प्रोग्राम रखा है। ठीक है, उसका अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण क्या है, जो प्रोग्राम है वो नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये भी नॉलेज मैनेजमेंट के लिए एक बैरियर माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है लैक ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पस। मीन्स जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट्स किए हैं उनके बीच में क्या नहीं है, यूनिटी नहीं है। मीन्स जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट्स किए हैं उनको करने के लिए एक ही प्रणाली का यूज़ नहीं किया गया, एक ही सिस्टम का यूज़ नहीं किया गया है, एक ही पॉलिसी नहीं है, रूल रेगुलेशंस एक नहीं है, सब कुछ मतलब अलग अलग है। ठीक है, तो क्या है, जो मतलब कि नॉलेज शेयरिंग है वो कैसे करोगे? मान लीजिए आपने एक रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नॉलेज को शेयर कर दिया, लेकिन वो दूसरे ही रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या है, अगेंस्ट है उसके। ठीक है, मान लीजिए आपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या है, आपकी यूनिटी नहीं है, एक जैसे ऑब्जेक्टिव नहीं है, अलग अलग हैं। ठीक है, नॉलेज आपने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग तो दे दी, लेकिन सेकंड के वो क्या है, अगेंस्ट है। तो क्या है, नॉलेज मैनेजमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव्स के बीच में यूनिटी होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो वो नॉलेज मैनेजमेंट के लिए एक बैरियर माना जाता है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है लैक ऑफ इंटीग्रेशन इनटू नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। अब ये क्या कहता है, जैसे कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव्स के बीच में यूनिटी होना जरूरी है, सेम वैसे ही इंटीग्रेशन, किस में इंटीग्रेशन होना जरूरी है, नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ज्ञान को बांटने की जो स्ट्रेटजी है उसमें भी इंटीग्रेशन का होना जरूरी है, तभी आप ज्ञान प्रॉपर तरीके से बांट पाओगे। अगर नहीं है तो ज्ञान नहीं बांट पाओगे, जिससे कि ये क्या है, एक नॉलेज मैनेजमेंट का बैरियर मान लिया जाता है। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट टेक्नोलॉजी बैरियर्स, जिसमें फर्स्ट आपका पॉइंट आता है लैक ऑफ टेक्निकल डिस्कशन। मीन्स इसमें क्या होता है कि जो भी आपके न्यू टेक्निक आई है उसके ऊपर हम क्या नहीं कर सकते, विचार विमर्श नहीं कर सकते, उसके ऊपर क्या नहीं कर सकते, डिस्कशन नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये भी क्या माना जाता है, नॉलेज मैनेजमेंट के लिए एक बैरियर मान लिया जाता है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल चेंज। कभी कभी क्या होता है कि जो टेक्निक है वो डे बाय डे, जैसे हम मानते हैं कि डे बाय डे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन आपने नॉलेज किसके हिसाब से इकट्ठा की है, पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से इकट्ठा की है। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी तो डे बाय डे चेंज हो रही है, तो आपको नॉलेज भी डे बाय डे क्या करनी पड़ेगी, मैनेज करनी पड़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ये क्या है, एक नॉलेज मैनेजमेंट के लिए बैरियर मान लिया जाता है, क्योंकि उस टाइम आपका जो बिजनेस है वो टेक्नोलॉजिकल चेंज एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ टुवर्ड्स न्यू टेक्नोलॉजी। कई बार क्या होता है कि जो मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज होती हैं, वो भी क्या है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके प्रति क्या करती हैं, अवास्तविक आशाएं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बढ़ा देती हैं, जो क्या मानी जाती है, नॉलेज मैनेजमेंट के लिए एक बैरियर माना जाता है। उसके बाद आता है लैक ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। अब ये क्या है, मान लीजिए फॉर्म में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन उसके बारे में हमने एम्प्लॉय को इन्फॉर्म नहीं किया, उसको बताया ही नहीं कि कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी आई है। ठीक है, अगर हम उसके बारे में उसे बताते नहीं हैं, उसके साथ नॉलेज शेयर नहीं करते हैं, तो ये क्या है, एक बैरियर बन जाता है। अगर हम उसे न्यू टेक्नोलॉजी जो फॉर्म में आई है उसके बारे में नहीं बताते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट वही आता है लैक ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स जैसे आपने टेक्नोलॉजी न्यू आई है और न्यू टेक्नोलॉजी आपकी फॉर्म में
नहीं है, उसकी नॉलेज आपके एम्प्लॉयज़ को नहीं है, उसके लिए रिसोर्सेज नहीं है ताकि हम जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उसको क्या कर सकें, नॉलेज को शेयर कर सके। तो ये भी क्या है, एक नॉलेज मैनेजमेंट के लिए बैरियर माना जाता है। तो ये कुछ आपके बैरियर्स थे जो नॉलेज मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आते हैं। तो आज की वीडियो में हमने किया नॉलेज मैनेजमेंट के टूल्स क्या होते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नॉलेज मैनेजमेंट का। उसके बाद इसकी लिमिटेशन आती है, कुछ बैरियर्स आते हैं नॉलेज मैनेजमेंट में, जिसमें हमने 3 तरीके के किए थे। फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकंड ऑर्गेनाइजेशनल और थर्ड आपका टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।